हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे ओम्स लॉ की। इससे पहले हम लोगों ने बात किया था मोबिलिटी के बारे में और ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट के रिलेशन के बारे में बात किया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ओम्स लॉ के बारे में। ओम्स लॉ को बेसिकली हम लोग एक तरह से फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं, क्योंकि एक तरह से जो करंट और पोटेंशियल के बीच में एक जो रिलेशन इस्टेब्लिश होता है वो ओम्स लॉ की वजह से इस्टेब्लिश होता है। बाकी जो पहले के जो हम लोग को ऑब्जर्वेशन मिलते हैं उसके हिसाब से हम लोग ये एक स्टेटमेंट देते हैं। जैसे मैंने स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ये स्टेटमेंट क्या है कि द करेंट आई, ओम्स लॉ का स्टेटमेंट ये है, ओम्स लॉ स्टेट करता है द करेंट आई फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड व्हेन द फिजिकल कंडीशन सच एज टेम्परेचर, मैकेनिकल स्ट्रेन इज कांस्टेंट। अब आप लोगों को ये थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा होगा, मैंने डायरेक्ट स्टेटमेंट ही लिख दिया है। तो स्टेटमेंट पे जाने से पहले सबसे पहले हम लोग समझते हैं ओम्स लॉ में होता क्या है, कहते क्या है, ओम्स लॉ में है क्या। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा पीछे चलते हैं। पीछे हम लोग चलते हैं, वहां बात करते हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी वीडी के बारे में पढ़ा था। वहां पे क्या था, वीडी इज इक्वल टू था ई टाउ अपॉन एम। इसके बारे में हम लोगों ने स्टडी किया था। और हम लोगों ने एक और फॉर्मूला वहां पे देखा था, आई इज इक्वल टू ए एन ई वी डी। हमने एक ये फॉर्मूला भी देखा था। तो क्या मतलब है इस फॉर्मूले को बताने का, इसको समझते हैं हम लोग। जैसे कि वीडी इज इक्वल टू क्या था, ई टाउ अपॉन एम। और हम लोग ई की जगह पे क्या रख सकते हैं, ई की वैल्यू होती है बी अपॉन एल। तो हमारा वीडी हो जाएगा, वीडी इज इक्वल टू हो जाएगा ई वी और टाउ अपॉन एम एल। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि वीडी इज इक्वल टू ई वी टाउ अपॉन एम एल। आप समझते हैं इस चीज को। हम लोगों ने वहां देखा था कि जैसे जैसे हम लोग पोटेंशियल को बढ़ाते हैं, बैटरी के वोल्टेज को बढ़ाते हैं, ठीक है, तो बैटरी के वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो क्या हो रहा था, बैटरी के वोल्टेज को बढ़ाने से, बैटरी के वोल्टेज को बढ़ाने से इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के बढ़ने से इलेक्ट्रिक फोर्स भी बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स के बढ़ने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी हमारा बढ़ता चला जाएगा। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बढ़ने से क्या होगा, यहाँ पे हमारा करंट है, आप लोग देख सकते हो इस फॉर्मूले से कि करंट कैसे बढ़ेगा, जैसे जैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ता जाएगा ये आई भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे हमारा ये वीडी बढ़ता जाएगा आई भी हमारा क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो ये है हमारा, यहाँ से हमारा क्या होता है, ओम्स लॉ का ऑब्जर्वेशन स्टार्ट होता है। तो हम लोग यहाँ से डायरेक्ट बोलते हैं। अब जैसे हम लोग देखा ना कि पोटेंशियल के बढ़ाने से क्या हो रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी बढ़ रहा है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बढ़ने से क्या हो रहा है, करंट बढ़ रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बढ़ने से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ रहा है। मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बढ़ने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ रहा है, लेकिन उसका इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, इलेक्ट्रिक करंट पे पड़ रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बढ़ने से या पोटेंशियल डिफरेंस के बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रिक करंट क्या हो रहा है, ये भी बढ़ता जा रहा है। तो वही मैंने स्टेटमेंट में लिखा है कि द करंट आई फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड। मतलब कि किसी भी कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है, वो डायरेक्टली डिपेंड करता है उसके पोटेंशियल डिफरेंस पे। वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है, उसके पोटेंशियल डिफरेंस पे। और पोटेंशियल डिफरेंस के बढ़ाने से करंट भी बढ़ता है और पोटेंशियल डिफरेंस के डिक्रीज होने से करंट भी डिक्रीज होता है। और ये बात आती कहां से है, ये बात आती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम लोग को समझना है और उसी कॉन्सेप्ट से हम लोग को ये भी समझना है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे बढ़ रहा था। ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ रहा था पोटेंशियल के बढ़ने से, और पोटेंशियल के बढ़ने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ रहा है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बढ़ने से क्या हो रहा है, हमारा जो है वो करंट भी बढ़ रहा है। तो ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड हो जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग ओम्स लॉ से यहाँ बात करें अगर हम लोग, तो आई इज इक्वल टू हम लोग को क्या मिल रहा है, ए एन ई वी डी। और हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू, ये जो वीडी का फॉर्मूला है ये लिख सकते हैं ए एन ई वी टाउ अपॉन एम एल। ओवरऑल हमें करंट का फॉर्मूला मिल जाएगा ए एन ई स्क्वायर वी टाउ अपॉन एम एल, ठीक है। इसको हमें यहाँ पे साइड में लिखे रहना है और आगे हम लोग को बात करना है ओम्स लॉ के स्टेटमेंट को, कि ओम्स लॉ स्टेटमेंट में है क्या, कैसे इसको हम लोग न्यूमेरिकल ट्रीटमेंट देंगे, कैसे इसको हम लोग फॉर्मूले के फॉर्म में लिखेंगे, ये हम देखने जा रहे हैं। जैसे यहाँ पे कहा गया है कि ओम्स लॉ में क्या है कि जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ेगा करंट भी बढ़ेगा। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि V जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के।
V किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? I के। यहाँ पे ये भी कह सकते हैं हम लोग कि I जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के। दोनों बात सही होती है, या तो हम बोले V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I के है या I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के। ठीक है, मतलब V के बढ़ने से I बढ़ रहा है, या अपोजिट भी सही है कि I के बढ़ने से V बढ़ रहा है। दोनों तरह से ये बातें सही होती हैं। ठीक है, तो जब हम लोग यहां से इसको उठाते हैं V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं V इज इक्वल टू R I। जैसे ही ये प्रोपोर्शनल का साइन इस फॉर्मूले में हटता है, जैसे ही इसमें प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा, यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाता है R, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। आप लोग शुरू से देखते आ रहे हो कि जहां भी कहीं प्रोपोर्शनल का साइन हटता है वहां पे क्या आ जाता है? कोई भी कांस्टेंट आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या कांस्टेंट आ गया है? रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस को हम लोग अगले वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। रेजिस्टेंस के बारे में बहुत अच्छे से बात करना है हम लोगों को। तो रेजिस्टेंस बस हम लोग ये जानना है कि रेजिस्टेंस किन किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है। रेजिस्टेंस इसके लेंथ पे डिपेंड करता है, इसके नेचर पे डिपेंड करता है। जो भी कंडक्टर हमने यूज किया है उसके लेंथ पे, उसके नेचर पे, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। वैसे तो हमने पहले से ही टेम्परेचर को यहाँ पे क्या किया हुआ है? कांस्टेंट रखा हुआ है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस लेंथ है, उसके टेम्परेचर पे, उस कंडक्टर के एरिया पे, उसका नेचर क्या है, किस तरह के मटेरियल से बना हुआ है, इन सब चीजों पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो अभी रेजिस्टेंस को हम लोग साइड में रखते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस को अगले वाले वीडियो में हम लोग को बहुत अच्छे से डिस्कस करना है। तो यहां से हमें फॉर्मूला मिलता है V इज इक्वल टू आर आई, और ये V इज इक्वल टू आर आई क्या है? यही एक ओम्स लॉ का स्टेटमेंट से हम लोग को ये फॉर्मूला मिलता है। ठीक है, बात करते हैं हम लोग, आगे देखते हैं हम लोग। जैसे अगर इस फॉर्मूले से बात की जाए, ये जो फॉर्मूला हमारा पहले से था, क्या ये फॉर्मूला है? I इज इक्वल टू ANE स्क्वायर V टाउ अपॉन ML। इस फॉर्मूले को हम लोग लिख सकते हैं R इज इक्वल टू V अपॉन I। R इज इक्वल टू V अपॉन I। रेजिस्टेंस क्या है? द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अपॉन द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर। ये है रेजिस्टेंस हमारा। अगर हम लोग इस फॉर्मूले से बात करें, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से जो फॉर्मूला हमने बनाया है वो क्या है? यहां से हम लोग लिख सकते हैं V इज इक्वल टू ANE स्क्वायर टाउ अपॉन ML। ये हो सकता है, और हम लोग इसको लिख सकते हैं साइड से, हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, ये जो V है इसको यहाँ लिख देंगे, ये हमारा V हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया V। तो V को मैंने इधर कर दिया, तो यहां से हम लोग को V अपॉन I का रेशियो अगर निकालना हो तो क्या हो जाएगा? V अपॉन I अगर हम लोग को करना हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? V अपॉन I इज इक्वल टू हो जाएगा, V अपॉन I इज इक्वल टू हो जाएगा, V को I को इधर कर देंगे, और ये वाला जो पोर्शन ब्रैकेट में है इसको मैं उठा के इधर कर दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा ML अपॉन ANE स्क्वायर टाउ। ठीक है, V अपॉन I इज इक्वल टू ML अपॉन ANE स्क्वायर टाउ। ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो हमने देखा कि V अपॉन I इसके इक्वल है, और यहाँ पे V अपॉन I R के इक्वल है। तो हम लोग कह सकते हैं कि R इज इक्वल टू क्या है? ML अपॉन ANE स्क्वायर टाउ। ये हमारा रेजिस्टेंस के लिए हो गया। ठीक है, तो उसको हम लोग अलग से लिख दिए, इसको हम लोग बाद में इस पर डिस्कस करेंगे। क्या हो गया ये? R इज इक्वल टू L। L का क्या मतलब है? लेंथ है, ये एरिया है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, और वो मास है। ठीक है, तो और कह सकते हैं कि यहां से हमने दो चीजें देखी हैं। दो चीजें हमने क्या देखी? हमें क्या मिला यहाँ पे? मैं इसको एक बार यहाँ पे लिखता हूँ। जैसे हमें मिला था ओम्स लॉ से R इज इक्वल टू V अपॉन I, और हमको R इज इक्वल टू क्या मिल गया है? ML अपॉन ANE स्क्वायर टाउ। ये हमें R मिल गया। कहाँ से मिला ये? ये हमें मिला जब हमने I इज इक्वल टू ANE VD का इस्तेमाल किया, VD का फॉर्मूला यूज किया। ठीक है, तो हमने वहां से इस ओम्स लॉ को डिराइव किया। हमने वहां से पाया कि V जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के। ठीक है, वहां से हमने क्या देखा कि V किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? करंट के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और यहां से हमें ये फॉर्मूला मिलता है। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे कि ये जो स्टेटमेंट है इसको एक बार फिर से समझते हैं हम लोग। इस स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि पोटेंशियल डिफरेंस के बढ़ाने से इलेक्ट्रिक करंट बढ़ रहा है, लेकिन जो फिजिकल कंडीशंस हैं, जैसे टेम्परेचर है, जैसे कि मैकेनिकल स्ट्रेन है, ये सब चीजें कांस्टेंट होनी चाहिए। देखो, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है ना कि टेम्परेचर बढ़ाने से थर्मल मोशन बढ़ सकता है, और थर्मल मोशन बढ़ने का मतलब है कि हो सकता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी थोड़ा सा इंक्रीज हो जाए। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज हो जाए तो हो सकता है करंट बढ़ जाए, हो सकता है। ठीक है, तो वो कंडीशन हमारे लिए सुटेबल नहीं है। तो हमें जब भी स्टडी करना होगा ओम्स लॉ में, जब भी हमें पोटेंशियल और V और I के बीच में जो रिलेशन डिपेंडेंसी देखना होगा,
तो हमें इन सब चीजों को कांस्टेंट रखना होगा। मैकेनिकल स्ट्रेन से भी आप लोग क्लास 11 में पढ़े होंगे स्ट्रेन और स्ट्रेस के बारे में, तो अगर वो भी कुछ इंक्रीज डिक्रीज या कुछ भी हो सकता है, वेरी कर सकता है, तो उससे भी ये चीजें इफेक्ट कर सकती हैं। तो इसलिए ये सब चीजों को हमें अलग से कांस्टेंट रखना पड़ता है, तब हमको ये रिलेशन मिलता है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, अब जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट होंगे जो इस रिलेशन को शो करते होंगे, जो भी इंस्ट्रूमेंट इस रिलेशन को शो करते होंगे, ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम लोग बोलते हैं ओहमिक डिवाइस। ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? ओहमिक डिवाइस। पूछता है व्हाट इज ओहमिक डिवाइस, तो बोलेंगे ऐसे इंस्ट्रूमेंट, ऐसे डिवाइसेस जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ओहमिक डिवाइस, और जो उसको फॉलो नहीं करते हैं वो हमारा क्या होता है? नॉन ओहमिक डिवाइस। ठीक है, आइए आगे हम लोग बात करते हैं। अभी तो हमने डिस्कस किया है कि ओम्स लॉ बेसिकली है क्या। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है इसका ग्राफ। इसका ग्राफ से हम लोग से बहुत क्वेश्चन पूछता है कि रेजिस्टेंस किस तरह से इंक्रीज हो रहा है, किस तरह से डिक्रीज हो रहा है, किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, किसका कम है। ओमिक डिवाइस है तो उसका ग्राफ कैसा होगा, नॉन ओमिक डिवाइस है तो उसका ग्राफ कैसा होगा। आइए फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं ओम्स लॉ के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में। अब जैसे ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन अगर आते हैं ओम्स लॉ में, तो पूछे जाते हैं कि किसी भी रेजिस्टेंस, जैसे आपने पूछ दिया कि दो ग्राफ दे देगा, कहेगा कि किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। दोनों ग्राफ देके आपको बताना है कि रेजिस्टेंस किसका ज्यादा है। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं कि इसका ग्राफ किस तरह से क्या होगा। जैसे कि R इज इक्वल टू है V अपॉन I, ये तो हमें पता है। तो अगर हम लोग ग्राफ बना रहे हैं, ग्राफ को आप लोग ध्यान देना है, दो तरह से ग्राफ बनता है, एक V वर्सेस I और एक ग्राफ बनता है I वर्सेस V। ठीक है, दो तरह से ग्राफ बनेगा इसका, V वर्सेस I और I वर्सेस V। मतलब है कि जब हम लोग y एक्सिस पे V लेते हैं और x एक्सिस पे I लेते हैं, तो ये हमारा हो जाता है V वर्सेस I। और जब हम लोग अपोजिट करते हैं, x एक्सिस पे I लेते हैं और y एक्सिस पे V लेते हैं, तो ये हमारा हो जाता है I वर्सेस V। ठीक है, तो V वर्सेस I का जो ग्राफ होता है, V वर्सेस I का जो ग्राफ होता है, ये एक स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, ये हमेशा जब भी कभी ओम्स लॉ फॉलो कहेंगे कि ओम्स लॉ कैसे फॉलो कर रहा है, तो ओम्स लॉ तभी फॉलो होता है जब V अपॉन I का जो ग्राफ है, V वर्सेस I का जो ग्राफ है, जब स्ट्रेट लाइन होगा तभी हम लोग कह सकते हैं कि ये ओम्स लॉ फॉलो हो रहा है। और अगर ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्वी है, टेढ़ा है, कुछ भी है, तो हम लोग कहेंगे कि ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। कोई भी क्वेश्चन अगर आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट मिल रहा है, तो ओम्स लॉ तभी फॉलो होगा जब ये स्ट्रेट लाइन शो करेगा, जब उसका वेरिएशन स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, तो ये जो स्ट्रेट लाइन होता है ये एक्चुअली शो करता है रेजिस्टेंस को। क्या शो करता है? ये रेजिस्टेंस शो करता है। ठीक है, ये V अपॉन I का रेशियो, ये क्या शो कर रहा है? रेजिस्टेंस। और पूछा जाता है कि स्लॉप जो होता है, V वर्सेस I ग्राफ का जो स्लॉप होता है, इसको हम लोग स्लॉप बोलते हैं। जो ये एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से, जैसे मान लेते हैं थीटा एंगल बना रहा है, तो ये जो स्लॉप होता है इसी को हम लोग बोलते हैं V वर्सेस I का जो स्लॉप है वो क्या है यहाँ पे? वो यहाँ पे रेजिस्टेंस को शो कर रहा है, वो रेजिस्टेंस R को शो करता है। ये आप लोग को ध्यान देना है। ठीक है, अब आते हैं इस पे, इसकी बात करते हैं। जब हम लोग I वर्सेस V का ग्राफ बनाते हैं, I वर्सेस V का ग्राफ बनाते हैं, तो I वर्सेस V के ग्राफ में भी हमको स्ट्रेट लाइन ही मिलना चाहिए। ओम्स लॉ का मतलब ये कि चाहे I वर्सेस V बनाए चाहे V वर्सेस A बनाया जाए, क्योंकि हम लोग पहले देखे थे कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है या I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता है, दोनों फॉलो करता है। ठीक है, तो दोनों कंडीशन में हमको स्ट्रेट लाइन मिलना चाहिए। बट यहाँ पे एकदम इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना है कि यहाँ पे जो हमको मिलता है स्ट्रेट लाइन जो शो करता है, वो शो करता है 1/r। I वर्सेस V का जो ग्राफ होता है उसका स्लॉप जो शो करता है, वो स्लॉप क्या होता है? 1/r। और आगे हम लोग पढ़ेंगे कि 1/r को हम लोग G से दिखाते हैं। रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल होता है उसको हम लोग G से दिखाते हैं, और उसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टेंस। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंडक्टेंस। द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। तो एक तरह से हम लोग ये भी कह सकते हैं कि I वर्सेस V का जो ग्राफ होता है उसका स्लॉप शो करता है कंडक्टेंस को, और V वर्सेस I का जो ग्राफ होता है उसका स्लॉप शो करता है रेजिस्टेंस को। ठीक है, कंडक्टेंस एक तरह से क्या होता है कि जैसे रेजिस्टेंस कम है तो कंडक्टेंस ज्यादा है, और जैसे रेजिस्टेंस ज्यादा है तो कंडक्टेंस कम है। ये अपोजिट एक तरह से होते हैं। ठीक है, अब इसी ग्राफ में हम लोग बात करते हैं, तो दोनों का ग्राफ हमारा क्या होता है? स्ट्रेट लाइन शो करता है। और कभी भी किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम में, जैसे हम लोग बात करें जैसे अगर हमको यहाँ का रेजिस्टेंस, जैसे यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होगा, मान लेते हैं 10 है, तो यहाँ भी सेम होना चाहिए रेजिस्टेंस। ये हर पॉइंट पे सेम होना चाहिए। किसी भी पॉइंट, किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हम लोग उसको निकाल रहे हैं V और I को, तो वो सेम होना चाहिए। किसी भी पॉइंट पे अगर हम लोग इसको ले तो सेम होना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे पूछता है इसको समझते हैं। सबसे पहले हम लोग
कि ग्राफ से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो क्वेश्चन पूछता कैसे है। जैसे मान लेते हैं कि एक ग्राफ है, ये इस ग्राफ को मैंने बनाया V वर्सेस I, और इसमें दो तरह से रेजिस्टेंस, एक यहाँ मिल गया और एक यहाँ, दो तरह का वेरिएबल यहाँ वेरिएशन शो कर रहा है, एक A और एक B। ठीक है, दो इंस्ट्रूमेंट है अलग अलग, एक ने ये वेरिएशन शो किया A और एक ने ये शो किया, दोनों का स्ट्रेट लाइन है, यानी दोनों ओमिक है, दोनों क्या है, ओमिक ग्राफ है। और एक हमारा ग्राफ है I वर्सेस V, उसने भी ऐसे ही कुछ शो कर दिया, ये A है और ये B है। तो अगर हमसे पूछा गया हमसे कि दोनों में, जैसे दोनों इस वाले फिगर में चाहे इस वाले फिगर में रेजिस्टेंस किसका ज्यादा है, इन दोनों फिगर में रेजिस्टेंस किसका ज्यादा है, तो कैसे बताएंगे, या केवल इसकी ही बात करें कि इन दोनों में रेजिस्टेंस किसका ज्यादा है, तो कैसे इसको हम लोग को समझना है, ये समझते हैं हम लोग। पहले हम लोग इसको लेते हैं, फिर हम लोग इस पे बात करेंगे। जैसे ये है V वर्सेस I ग्राफ, तो हमें इतना पता है कि इसका स्लोप क्या होगा, R दिखाएगा, इसका स्लोप क्या होगा, R होगा। तो स्लोप R होगा, तो जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा, यानी जिसका स्लोप बड़ा होगा उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बड़ा होगा। तो स्लोप बड़ा कब होता है, जब एंगल ज्यादा होगा। अब जैसे मान लेते हैं कि इसका एंगल ये है और इसका एंगल ये है, तो देख के ही लग जा रहा है कि ये B वाले का एंगल क्या है, ज्यादा है, या मतलब ये भी कह सकते हैं कि A से ऊपर क्या है, B वाला है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या है, ये जो रेजिस्टेंस B का होगा वो ज्यादा होगा, इसका रेजिस्टेंस हाई होगा, क्योंकि इसका स्लोप भी क्या है, इसका स्लोप क्या है, मैक्सिमम है या ज्यादा है। ठीक है, और इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, लो होगा, क्योंकि इसका स्लोप क्या है, मिनिमम है। ठीक है, तो ये भी ध्यान देना कि स्लोप जिसका ज्यादा होगा, जो ऊपर है वही हमारा क्या है, उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। यहाँ बात करेंगे हम लोग, यहाँ पे जस्ट अपोजिट होगा, क्योंकि यहाँ पे 1/r से बात की जा रही है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 1/r। तो यहाँ पे जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका कंडक्टेंस ज्यादा होगा और उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। तो इसका रेजिस्टेंस अगर इन दोनों में कंपेयर किया जाए तो रेजिस्टेंस इसका ज्यादा होगा, क्योंकि इसका स्लोप क्या है, छोटा है। यहाँ पे कंडक्टेंस, जिसका कंडक्टेंस कम है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो इसका कंडक्टेंस कम है, यहाँ पे G यहाँ पे कम है, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। और इसका रेजिस्टेंस यहाँ पे G बड़ा है, तो रेजिस्टेंस यहाँ पे कम होगा। इसको ध्यान देना है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो एक तरह से यहाँ पे और एक तरह से यहाँ पे, दो तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। आपको कहेगा कि दोनों ग्राफ में देखिए और बताइए कि रेजिस्टेंस किसमें ज्यादा है। ठीक है, तो अगर दोनों ग्राफ की बात की जाए तो रेजिस्टेंस इसका ज्यादा है। ठीक है, इन दोनों में कंपेयर किया गया तो रेजिस्टेंस इसका ज्यादा है, इसका कम है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस इसका कम है और इसका ज्यादा है। रीजन क्या है, यहाँ पे रीजन है कि स्लोप ज्यादा है, V/I का रेशियो है, स्लोप ज्यादा है, तो स्लोप जिसका ज्यादा होता है तो रेजिस्टेंस उसका ज्यादा हो जाएगा। V/I में R होता है डायरेक्ट, और यहाँ पे क्या है, स्लोप ज्यादा है लेकिन 1/r बड़ा हो रहा है, क्योंकि I वर्सेस V का ग्राफ है। तो यहाँ पे क्या है, स्लोप ज्यादा होने से I और V से रिलेशन हो रहा है कि I और V का जो स्लोप है 1/r होता है, तो स्लोप ज्यादा होने की वजह से ये 1/r बड़ा हो रहा है। ठीक है, ये 1/r बड़ा हो रहा है, तो इस वजह से रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन ओम्स लॉ में पूछता है। और अगर बात की जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि कंडक्टेंस है, तो कंडक्टेंस किसका ज्यादा है, तो कंडक्टेंस जस्ट रेजिस्टेंस का अपोजिट है। यहाँ पे कंडक्टेंस इसका हाई है अगर रेजिस्टेंस, तो कंडक्टेंस लो हो जाएगा, और यहाँ पे कंडक्टेंस इसका हाई हो जाएगा। सेम यहाँ पे भी हो सकता है। ठीक है, तो आगे हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की नेक्स्ट वीडियो में। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है, उसके फैक्टर्स क्या होते हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एक तरह से है, क्योंकि उसमें रेजिस्टिविटी को आपको पढ़ना है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी आ जाता है, टेम्परेचर से रिलेशन भी आ जाता है, या लेंथ से रिलेशन कैसे आ जाता है। और आप लोग क्वेश्चन बहुत तरह के देखते होंगे कि अगर हमने लेंथ को दुगुना कर दिया, एरिया को दुगुना कर दिया, तो रेजिस्टेंस किस तरह से चेंज हो जाता है, किसी मटेरियल का रेजिस्टेंस एरिया बढ़ने से कैसे चेंज हो जाता है। तो इन सब चीजों पे हम लोग बात करेंगे अगले वाले वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक एंड कमेंट जरूर करेंगे।